हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। और चलिए, कल जो हमने ज्वालामुखी का देखा था तो उसमें हमने देख लिया था उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर, और उसके बाद आज हम देखेंगे उद्गार की समयावधि पर। ठीक है। इससे पहले विश्व की भूगर्भिक सारणी, और उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उन दोनों की क्वेश्चंस, और फिर भूकंप के शॉर्ट नोट्स। उसके बाद ज्वालामुखी का पार्ट फर्स्ट हो गया था और ज्वालामुखी का ये पार्ट सेकंड है। ठीक है। तो अब इसके बाद हम करेंगे भूकंप के क्वेश्चन, और उसके बाद करेंगे हम ज्वालामुखी के क्वेश्चंस। ठीक है। तो चलो, कल तक हमने देख लिया था कि उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर, और आज हम देखेंगे उद्गार की समयावधि के आधार पर। ठीक है। हम एक बार इसको वापस स्टार्ट करने से पहले, ज्वालामुखी मुख यानी कि ज्वाला, यानी कि जिसके मुख से ज्वाला निकलती है उसको हम ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया का सबसे पहला जो विवरण किया था वो किसने किया था? हमारे वाटसिस्टर ने किया था। इससे निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं वो तीन होते हैं: गैस, सॉलिड और लावा। गैस में सबसे पहले जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या निकलती है? गैस निकलती है, जिसमें से 60 से 90% जो गैस होती है वो जलवाष्प रूप में होती है। उसके बाद हमने ठोस चट्टानी पदार्थ की बात की थी। उसमें हमने छोटे कण से लेके और बड़े कण तक बात की थी। तो छोटा कण कौन सा होता है? राख, धूल, स्कैरिया, लेपिली, बॉम्ब। ठीक है। और इसके अन्य टर्म्स भी थे। कौन कौन से टर्म्स थे, किसको क्या क्या कहा जाता है, हमने वो पढ़ा था। तब तरल पदार्थ के आधार पर, सिलिका के अनुसार और हवाईयन भाषा के आधार पर पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद हमने प्रकार पढ़ा था। प्रकार में हमने उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर पढ़ा था, जिसमें उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर केंद्रीय उद्गार वाले पढ़े थे। केंद्रीय उद्गार वाले में हमने चार पढ़े थे: हवाई तुल्य, ज्वालामुखी, स्ट्रॉम्बेली, वोल्केनोपिलियन। अगर इनको क्रम से याद करें तो ये बढ़ती हुई तीव्रता के अनुसार है, यानी कि सबसे कम तीव्रता वाला है हवाई तुल्य और सबसे अधिक तीव्रता वाला है हमारे पास पिलियन। उसके बाद बात की थी हमने दरारी उद्भेदन की। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, और आज हम बात करेंगे उद्गार की समय अवधि के आधार पर। तो देखो, उद्गार की समय अवधि के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है: सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसके अन्य वो हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, लेकिन तौर पर मैं आपको बता देती हूँ कि सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत और शांत ज्वालामुखी। ठीक है। चलिए अब बात करें सक्रिय ज्वालामुखी की। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं? सक्रिय यानी कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं एक्टिव है। ठीक है। वो जब एक्टिव होंगे तो ऐसे ज्वालामुखी कह सकते हैं हम, जिसमें निरंतर व नियमित रूप से गैस व तप्त तरल पदार्थ निकलता रहता है। तप्त तरल पदार्थ का मतलब है कि जब हमने यही तो पढ़ा था कि ज्वालामुखी से क्या निकलता है, गैस निकलती है, तब तरल पदार्थ निकलते हैं और ठोस चट्टानी रूप में निकलते हैं। ठीक है। तो ये तो होगी सक्रिय ज्वालामुखी की परिभाषा। अब सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं तो देखिए: बैरन द्वीप भारत, कोटोपैक्सी इक्वेडोर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कह सकते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है वो 19,613 फुट है। उसके बाद स्ट्रॉम्बेली एंटना इटली, उसके बाद पिनाटुओ, पिनाटुओ हमारे पास फिलीपींस, और इरेबस है हमारा अंटार्कटिका। और देखिए नोवारोप्ता अलास्का में, यूएसए। सक्रिय है कब से? 20वीं शताब्दी से। कैमरून, मोनालोवा, कहाँ है ये? कैमरून देश, मतलब अफ्रीका देश में कैमरून जगह पे है। लॉकी, हेक्ला, हेल्फकोफल। ठीक है। देखिए इतने सारे हैं, एक दो को हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, लेकिन हम सबको ट्रिक से याद नहीं कर सकते। तो इसका जो सबसे अच्छा समाधान है वो एक ही हो सकता है हमारे पास, कि जब हम हमारे नोट्स उतार रहे हो तो अलग से हम एक कॉपी रख लें, और उस कॉपी में जैसे एक पेज लिख लें हम कि महत्वपूर्ण पुस्तक, जिस टाइम सर करवा रहे हैं उसी टाइम उसमें महत्वपूर्ण पुस्तक, तो एक महत्वपूर्ण पुस्तक अपने पास एक संग्रह हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये नाम होते हैं, चट्टानों की, नदी हुआ, अल्लाह का बांध हुआ, इस टाइप के जो नामकरण वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम एक अलग पेज में उतार सकते हैं। और जैसे ये ज्वालामुखी हैं, इनको हम एक अलग पेज में उतार कर और हमारी मतलब एनी टाइम आंखों के सामने रख सकते हैं, जिससे रिवीजन करने में ईजी होता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम थोड़ा सा ट्रिक से देखने की कोशिश करेंगे। बैरन द्वीप, बैर मतलब क्या होता है? दुश्मन। और सबसे ज़्यादा दुश्मन कहाँ बनते हैं? भारत देश में। और देशों की बजाय अपने यहाँ ज़्यादा ये फैमिलियर दिक्कत से हैं, ये ज़्यादा चलती हैं। बाहर विदेशों में देखो कोई किसी के इतना फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कोटोकॉक्सी, इक्वेडोर। ठीक है। इक्वेडोर यानी कि डोर के बाहर क्या है? कांटे। क्या है? कांटे। और कांटे लगते इंसान के क्या होता है? दर्द। यानी कि इंसान क्या होता है? सक्रिय। कोटोपॉक्सी, इक्वेडोर। बैरन, भारत। स्ट्रॉम्बेली, एंटना। ठीक है।
यानी कि जो स्ट्रॉबेरी है वो कहाँ की अच्छी होती है, इटली की। ठीक है, पिनाटुबो फिलीपींस। ठीक है, पिनाटुबो फिलीपींस, इरेबस, इरेबस अंटार्कटिका, और उसके बाद नोवाराप्ता अलास्का में यूएसए, सक्रिय कैमरून मोनोलोवा कैमरून, लौकी हेक्ला हेल्फकोफल। एक बार बार एक साथ नाम बोलेंगे तो हमारे याद हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम सुषुप्त ज्वालामुखी की। ठीक है, तो सुषुप्त ज्वालामुखी तो विनाशकारी अंतराल क्राकाटोवा, हिबक, माउंट फ्यूजियामा, सिनीबा और विसुवियस, इटली। ठीक है, सुषुप्त का मतलब है, देखिए कि इसके नाम में ही है कि ऐसे ज्वालामुखी कह सकते हैं जो अनिश्चित समय अंतराल पर आती हैं। ठीक है, जिनका विनाश वो होता है, मतलब जब भी आती हैं तो इनका कोई निश्चित समय नहीं होता, ये कभी भी आ जाती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, विनाशकारी होती हैं, निश्चित समय अंतराल नहीं होता, अनिश्चित समय पर आती हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट है, आप उनको देख लो एक बार। क्राकाटोवा, हिबक, माउंट फ्यूजियामा, सिनाबंग, विसुवियस। देखो, क्राकाटोवा इंडोनेशिया की है, हिबक फिलीपींस की है, माउंट फ्यूजियामा जापान की है, और सिनाबंग इंडोनेशिया की है, और विसुवियस कहाँ की है, इटली की है। इसको जैसे मैंने याद किया है वो मैं आपको बता रही हूँ, आपको जिसे याद हो उसे आप करना। ठीक है, क्योंकि आप सब बहुत विद्वान हो इसलिए। तो देखो, क्राकाटोवा ज्वालामुखी कैसे याद रखोगे, जैसे ही कांटा चुभता है, ठीक है, कहाँ चुभा, कांटा चुभा, सुषुप्त ज्वालामुखी याद करवा रही हूँ मैं, जगह आप अपने आप याद कर लेना। ठीक है, कि ऑप्शन में आए कि जैसे ज्वालामुखियों के नाम लिख दिए कि सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सी है, सक्रिय कौन सी है, बैर पड़ा किसके, कांटों से, कांटों से किसके, स्ट्रॉम्बेली एंटना, क्यों, क्योंकि वो इटली गई थी। कहाँ चुभा कांटा, कांटा उसके पैर में चुभा, यानी कि पिनाटुबो। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हो गया, उसको कमरे में ले गए, यानी कि कैमरून, कैमरून मोनालोआ, मतलब वो बहुत रोई, लोकी हेक्ला है गोफला, इन तीनों को एक साथ याद कर लेना। अब देखो, इसको देखो आप, क्राकाटोआ। ठीक है, कांटा जब घटता है तो अपन कैसे याद रोते हैं, सुबक सुबक, तो सुबक सुबक को भूल जाओ और आप याद कर लो हिबक हिबक। जब कांटा घटता है तो हम कैसे रोते हैं, हिबक हिबक। कैसे रोए, हिबक हिबक। जब हम हिबक हिबक के रोते हैं और हमारे कांटा घटता है तो सबसे पहले हम किसको याद करते हैं, माँ को। किसको, माँ को। तो माउंट फ्यूजियामा, इसको याद किया, माँ को, माँ। जब हमारे कांटा गड़ता है और हम सुबक सुबक रोते हैं तो माँ क्या करती है, हमें सीने से लगाती है। क्या लगाती है, सीने से, यानी कि सीने बाग। और विसुवियस, यानी कि विश्व में वो सबसे अच्छा पल होता है जब माँ हमें सीने से लगाती है। कैसे याद करोगे, हो गया होगा, क्राकाटोवा, क्राकाटोवा से हिबक हिबक, हिबक हिबक से माई, यानी कि माउंट, उसके बाद सीनाबग, यानी कि माँ ने सीने के लगाया, उसके बाद विसुवियस, यानी कि इटली। ठीक है, सुषुप्त हो गई। उसके बाद बात करेंगे हम हमारे मृत ज्वालामुखी की। ठीक है, तो मृत ज्वालामुखी देखो आप, मृत है, नाम से ही है, तो मृत कौन सी होगी, ऐसी ज्वालामुखी, ऐसी ज्वालामुखी जिनका भविष्य में उद्गार होने की संभावना नहीं है। ठीक है, यानी कि जो या तो मतलब मृत हो चुकी है, यानी कि एकदम शांत ज्वालामुखी अपन उनको कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी हैं, अंकागुआ अर्जेंटीना। ठीक है, उसके बाद अंकागुआ क्या नाम है, एंड सबसे ऊंची मृत ज्वालामुखी है, 6960 फुट। उसके बाद चिम्बारोजी, सॉरी मीटर। उसके बाद चिम्बारोजी, इक्वेडोर, किलिमंजारो, मुरुगन, एल्गन, अफ्रीका। ठीक है, किलिमंजारो का है, मुरुगन, एल्गन, एनियाकचक, अलास्का, कोह सुल्तान व देमन, इराक, माउंट पोपा, म्यांमार, और नारकोंडम, अंडमान। माउंट पोपा कहाँ है, म्यांमार में है, सुल्तान का है, ईरान में। ठीक है, और किलिमंजारो ज्वालामुखी का है, मुरुगन एल्गन, जो अफ्रीका का स्थान है वहाँ पे है। चलिए अब इसकी बात करते हैं अपन, इसकी स्थलाकृतियों की। ठीक है, तो देखिए स्थलाकृति इसकी, स्थलाकृतियों के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा, अंतर्वेदी स्थलाकृतियाँ, बहिर्वेदी स्थलाकृतियाँ और उन्नीकृत स्थलाकृतियाँ।
ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्वेदी स्थलाकृतियों की। तो देखिए, बैथोलिथ सबसे गहराई, सबसे बड़े, गुम्बदनुमा, आधार नजर नहीं आता, ओल्ड टाइप, इदाहो यूएसए, आबू रांची का पठार। छोटे से रूप में लिखा हुआ है। चलिए इसको विस्तार रूप से देखते हैं कि जो बैथोलिथ होती हैं वो सबसे गहराई में होती हैं, ठीक है, और सबसे बड़े आकार की होती हैं, ठीक है। क्या होती है? सबसे गहराई में होती है, सबसे बड़े आकार के जो मैग्मा होते हैं उनके जमाव से कैसी आकृति बनती है? गुम्बदनुमा आकृति बनती है। गुम्बदनुमा जो आकृति बनती है वो इस टाइप से बनती है कि इसमें आधार नजर नहीं आता, ठीक है। आधार नजर नहीं आता, ऑल टाइप, इनकी सब प्रकार की ज्वालामुखी बनती है इसमें, ठीक है। सभी प्रकार की ज्वालामुखी किस में बनती है? तो बैथोलिथ में बनती है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि सभी प्रकार की ज्वालामुखी किस में बनती है? तो बैथोलिथ में बनती है, ठीक है। इसके उदाहरण क्या क्या है? इदाहो यूएसए, आबू भारत, और रांची का पठार झारखंड, ठीक है। ये मैंने लिख रखा है, आपके समझ में आ जाएगा कि बैथोलिथ का जो छोटा रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? बास या स्टॉक, ठीक है। बैथोलिथ सबसे गहराई में होती है। जब जो मतलब जो मैग्मा और लावा निकलता है वो गुम्बदनुमा आकृति के रूप में बनता है। गुम्बदनुमा आकृति के रूप में बनता है इसलिए इसका कोई आधार नजर नहीं आता, और हम इसको बैथोलिथ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आई हमारी लेकोलिथ। बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, ठीक है, अंतर्वेदी। उसके बाद लेकोलिथ क्या होता है भाई? इसमें जब मैग्मा का जमाव होता है तो इससे भी गुम्बदनुमा आकृति बनती है। कैसी बनती है? गुम्बदनुमा आकृति बनती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो धरातल के ऊपर है वह परत बनती है किसकी? अवसादी चट्टानों की। किसकी? अवसादी चट्टानों की, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऊपरी धरातल पर होती है, छोटे आकार की होती है। बैथोली तो बड़े आकार की थी, ये छोटे आकार की थी। आकृति इसकी भी गुम्बदनुमा है, आकृति इसकी भी ये नीचे बनती है, ये ऊपरी धरातल पर बनती है, ठीक है। इसमें ओल टाइप की चट्टानें बनती हैं और इसमें ओनली प्रत्युदार चट्टानें बनती हैं जिनमें अवसादी चट्टानों का निक्षेपण होता है। बैथोलिथ, लेकोलिथ, ठीक है, समझ गए। बैथोलिथ अधिक गहराई में होती है, लेकोलिथ ऊपरी धरातल पर होती है। ये बड़े आकार की होती हैं, ये छोटे आकार की होती हैं। इसमें किसी भी प्रकार की चट्टानें होती हैं और इसमें केवल प्रत्युदार अवसादी चट्टानें होती है, किसमें? लेकोलिथ, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे फेकोलिथ। फेकोलिथ में क्या हुआ? पर्वत की अपनति व अवनति रूप से क्या बनती है? लहरदार जो ज्वालामुखी बनती है उसको हम क्या कहते हैं? फेकोलिथ। उसके बाद आया लेपोलिथ। बेसिनुमा, तस्त्रीनुमा जमाव जो होता है उसको कहते हैं। इसका जो मेन उदाहरण है वो कौन सा है अपने पास? ट्रांसवाल लेपोलिथ, जो कि कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में है, ठीक है। यानी कि जब मैग्मा निकलता है, यानी कि ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, जब मैग्मा निकलता है तो वो कैसा बनता है? बेसिनुमा तस्त्री, तस्त्री जैसे अपना होता है ना वैसा। तो इसका जो उदाहरण है वो है ट्रांसवाल लेपोलिथ, दक्षिणी अफ्रीका। उसके बाद रालपट या सिल। रालपट या सिल क्या होता है? देखिए, जब मैग्मा निकलता है, जब मैग्मा की ज्वालामुखी से जो आकृति बनती है वो कैसी होती है? क्षैतिज, समांतर, आड़ा भी बोल सकते हैं। इस जो जमाव को हम रालपट या सील कहते हैं। क्या कहते हैं? रालपट या सील कहते हैं। सील के पतले रूप को हम क्या कहेंगे? सिट कहेंगे। उसके बाद राल भित्ति, डाइक। यहाँ तो सीधा जो जमाव हो रहा था, यहाँ जो तिरछा जमाव है उसको कहेंगे। इसका जो उदाहरण है वो हमारे पास क्या है? ग्रेट डाइक। क्या है उदाहरण? ग्रेट डाइक। उसके बाद है सीडार, देवदार। ये तो हुई हमारी स्थलाकृतियाँ। स्थलाकृतियाँ तीन प्रकार की थी, अंतर्वेदी, बहिर्वेदी और उन्नीकृत। अब एक बार बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, रोलभित्ति और सीडार और देवदार बार बार हम बोलेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम बहिर्वेदी स्थलाकृतियों की, ठीक है। आंतरिक स्थलाकृतियाँ थी यानी कि अंतर बन रही है, और जब बाह्य स्थलाकृतियाँ होंगी तो यानी कि बाहर बनेंगी। तो इसके नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है। चलिए एक मिनट, चलो अब देखते हैं हम बाह्यवेदी स्थलाकृतियाँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, चलिए अंतर्वेदी होगी, अब हम बहिर्वेदी की बात करेंगे। तो देखिए, बहिर्वेदी जो स्थलाकृति हैं वो हमारी दो हिस्सों में बटी हुई हैं, निम्नीकृत बाह्य स्थलाकृति और उन्नीकृत स्थलाकृतियाँ, ठीक है। निम्नीकृत फिर दो भागों में बटी हुई है, क्रेटर और
काल्डेरा, ठीक है। उन्नीकृत हमारी कितने भागों में, 4 भागों में। तो स्थलाकृतियाँ कितनी होगी, 3 प्रकार की, अंतर्वेदी, बहिर्वेदी और गौण स्थलाकृतियाँ, ठीक है। तो चलो बहिर्वेदी स्थलाकृतियाँ देखते हैं। बहिर्वेदी स्थलाकृतियाँ में ए है निम्नीकृत बाह्य स्थलाकृतियाँ। निम्नीकृत बाह्य जो स्थलाकृतियाँ उसमें भी 2 हैं, क्रेटर और काल्डेरा। तो क्रेटर देखिए, कीपनुमा, औसत विस्तार 1800 फुट, गहराई 1000 फुट, आकार विस्तृत, छोटे रूप से घोंसलाकार क्रेटर। विसुवियस ज्वालामुखी अभी पीछे भी पढ़ा था हमने, किसमें आई थी, सुषुप्त में, ठीक है। एंटना, माउंट ताल, फिलीपींस। ये तो किसकी बात होगी, हमारी क्रेटर की। तो देखिए कि इसका मतलब है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, जब उद्गार होता है तो कैसी आकृति बनती है, कीपनुमा आकृति बनती है, ठीक है। यानी कि जो कीपनुमा जो होता है वो क्या होता है, ज्वालामुखी का मुंह होता है, ठीक है। जब ज्वालामुखी का वो मुंह होता है तो उसे क्रेटर कहा जाता है, ठीक है। अब इसका जो औसत विस्तार है वो कितना है, 1800 फुट, और इसकी जो गहराई है वो कितनी है, 1000 फुट, ठीक है। और जब भी क्रेटर में जब वर्षा जल भरा जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रेटर झील, ठीक है। उसके उदाहरण के तौर पे इसकी 3 झीलें हैं, टोबा झील, लोनार झील और नक्की झील, ठीक है। और जब क्रेटर का आकार विस्तृत हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, जब उन्हें छोटे छोटे क्रेटर्स का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, घोंसलाकार क्रेटर। क्या होता है कि जब क्रेटर का आकार विस्तृत हो जाता है तो छोटे छोटे क्रेटर्स का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, घोंसलाकार क्रेटर कहेंगे। इसके उदाहरण क्या है, विसुवियस ज्वालामुखी, ठीक है, कहाँ है, एटना में, विसुवियस ज्वालामुखी सॉरी, और एटना ज्वालामुखी और माउंट ताल फिलीपींस में। एटना हमने पीछे पढ़ा था, स्ट्रोम्बेली और एटना कहाँ थी, हमारी इटली में थी, ठीक है। कहाँ थी, इटली में थी। एटना सॉरी, स्ट्रोम्बेली और एटना इटली में थी, और वो थी सक्रिय ज्वालामुखी अपनी, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करेंगे काल्डेरा की, कि क्रेटर में तीव्र विस्फोट से बनता है। आशो काल्डेरा विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि जब क्रेटर में तीव्र विस्फोट होता है तो एक और विस्तृत आकार बन जाता है। जब बड़ा आकार का क्रेटर बनता है तो छोटे छोटे टुकड़ों, मतलब उसको तो हम कहेंगे घोंसलाकार क्रेटर। लेकिन जब क्रेटर बड़े रूप में बन जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉल्डेरा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो क्रेटर का विस्तृत रूप ही क्या करेगा, कॉल्डेरा, ठीक है। इसमें अलग अलग जो भूगोलवेता थे उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए, लेकिन हम इसको शॉर्ट रूप में पढ़ रहे हैं तो हम एक बार इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और जो आशो काल्डेरा है कहाँ है, जापान में है, और विश्व का क्या है, सबसे बड़ा काल्डेरा, ठीक है। किसकी बात की, बहिर्वेदी। बहिर्वेदी के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, निम्नीकृत बाह्य स्थलाकृतियाँ, उन्नीकृत निम्नीकृत स्थलाकृतियाँ कितनी है, 2 हैं, क्रेटर और काल्डेरा। अब हम बात करेंगे उन्नीकृत की, ठीक है। उन्नीकृत स्थलाकृतियाँ, चलिए ओके। उन्नीकृत स्थलाकृतियाँ कौन सी है, सिंडर शंकु, ठीक है। धूल, राख, ठोस चट्टानी टुकड़े। नाम से ही स्पष्ट है कि जब ज्वालामुखी उद्गार से ज्वालामुखी धूल, ज्वालामुखी राख व ठोस चट्टानी टुकड़ों का कोई शंखनुमा ढेर बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंडर शंकु, ठीक है। उदाहरण जोरेला शंकु मैक्सिको, इजाल्को अल सल्वाडोर और कैम्बियन कहाँ है, हमारे फिलीपींस में, ठीक है। समझ गए, सिंडर मतलब सिंडर के आकार की, यानी कि सिंडर कैसा होता है, शंकु टाइप से मान लो। तो ज्वालामुखी उद्गार से जब ज्वालामुखी धूल, राख व ठोस चट्टानी टुकड़े का शंकनुमा ढेर कहलाता है, उसको कहेंगे हम सिंडर शंकु। उसके बाद लावा शंकु। लावा शंकु हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। जितना तापमान ज्यादा होगा लावा उतना ही पतला होगा, ठीक है। सिलिका के आधार पर हमने 2 भाग पढ़े थे, ऊपरी प्रति ग्रेनाइट की, नीचे वाली थी हमारी बेसाल्ट की, ऊपर वाली थी अम्लीय की, नीचे वाली थी हमारी क्षारीय, ठीक है। तो जब हमने ज्वालामुखी को पढ़ा था तो सिलिका के अंश के आधार पर जब हमने उसको पढ़ा था तो वहाँ हमने ये चीज देखी थी, ठीक है। चलिए लावा शंकु एसिडिक, गाढ़ा, शीघ्रता से जमता है, उत्तल प्रकार के बनता है, और स्ट्रॉम्बेली इटली इसका क्या है, उदाहरण। बेसिक, क्षारीय होता है, पतला होता है, अवतल, अवतल टाइप की स्थिति बनाता है, और हवाइन तुल्य और ज्वालामुखी।
उत्तल और अवतल, शायद साइंस में जब हम लाइट वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वो हमने उत्तल और अवतल को पढ़ा होगा, तो आप इनकी जो स्थिति है वो समझ जाओगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, इसका जो लावा होता है वो गाढ़ा होता है। जब ये लावा गाढ़ा होगा तो वो शीघ्रता से जम जाता है, लेकिन जब ये लावा जमता है तो इसकी जो आकृति बनती है वो उत्तल रूप में होता है। ठीक है, किस रूप में बनती है? उत्तल रूप में बनती है। जबकि जो बेसिक होता है ये क्षारीय होता है, इसका तापमान ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा के कारण ये पतला होता है, जिसमें अवतल रूप में लावा का क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। जैसे हम इसका उदाहरण देखें तो हवायन तुल्य ज्वालामुखी। उसके बाद है मिश्रित ज्वालामुखी। तो मिश्रित ज्वालामुखी कौन से हैं कि भाई ज्वालामुखी जब मतलब ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो जो निकलने वाले पदार्थ होते हैं वो प्रत दर प्रत, मतलब कुछ भी हो प्रत दर प्रत, अलग अलग प्रतें उसमें ऊपर नीचे प्रत बनती जाती है। प्रत अवसादी चट्टानें हमने कहाँ पढ़ी थी? जब बैथोलिथ और लेकोलिथ में मेन जो अंतर था वो क्या था? छोटे बड़े के अलावा उसमें जो अंतर था वो परतदार अवसादी चट्टानों का था। हमने पढ़ा था कि बैथोलिथ में तो हर प्रकार की वो बन जाती है स्थलाकृति, जबकि लेकोलिथ में ओनली जो परतदार अवसादी चट्टानें होती हैं वो ही बन पाती हैं। ठीक है, चलिए मिश्रित शंकु। तो मिश्रित शंकु के उदाहरण देख लिया आप, माउंट मेयान फिलीपींस, माउंट फ्यूजियामा जापान, में से मिश्रित है। ठीक है, इन सब में देखिए माउंट कम आ रहा है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। में से मिश्रित, में से माउंट फ्यूजियामा, शास्ता रेनियर हुड कहाँ है तीनों की? यूएसए। इन तीनों को जैसे अपने पीछे याद किया था ना, वो हेकला और हेकला और उन तीनों को एक साथ याद करने की कोशिश की थी, तो उस हिसाब से अगर हम इसको बोलेंगे तो ये हमारे याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मिश्रित, माउंट मेयन, माउंट फ्यूजियामा जापान, शास्ता रेनियर हुड यूएसए। उसके बाद परिपोषित शंकु, शिस्ताना शंकु शास्ता ज्वालामुखी का आश्रित है। परिपोषित नाम से ही स्पष्ट है, परिपोषित यानी कि जो दूसरों के पोषण से खुद का पेट भर रहा है, हम कहते हैं परिपोषित, पोषित मतलब खाना, परिपोषित यानी कि दूसरों पे डिपेंड है। ठीक है, तो जब ज्वालामुखी का जो मुख्य नली फटती है तो क्या होते हैं, जो अन्य छोटे छोटे शंकु होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? आश्रित शंकु कहेंगे, क्योंकि वो आश्रित शंकु दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो शास्ताना शंकु किसका है? शास्ता ज्वालामुखी का आश्रित शंकु है। ठीक है, अंतर्भेदी होगी, बहिर्भेदी होगी। अब हम बात करेंगे गौण स्थलाकृतियों की। तो देखिए गौण स्थलाकृतियां, उष्णोत्स ग्रेसर, ग्रेसर से याद कर लो आप गीजर, गीजर में क्या होता है? गर्म पानी, तो गर्म जल की फुहार, जैसे ऑल्फेथफुल ग्रेसर यूएसए में है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, ग्रेटर ग्रेसर हमारा कहाँ है? आइसलैंड में। कहाँ है? आइसलैंड में। ठीक है, तो इसका मतलब उष्णोत्सव और ग्रेसर मतलब क्या होता है कि गर्म जल की फुहार होना। चलिए आगे चलिए उसके बाद बात करेंगे हम दुआरे और फ्यूमरोल की। देखिए नाम से ही स्पष्ट है इसमें, दुआरे और फ्यूमरोल। तो जब भूमिगत जल जो होता है, ठीक है, जब भूमिगत जल होता है, जब वो मैग्मा के रूप में निकलता है तो वो किस रूप में निकल जाता है? जलवाष्प और धुआं के रूप में। किस रूप में निकल जाता है? जलवाष्प और धुएं के रूप में। जब वो जलवाष्प और धुएं के रूप में निकलता है तो उसको हम क्या कहेंगे? दुआरे फ्यूमरोल। इससे पहले हमने ग्लेशियर पढ़ा था, तो गर्म जल की फवार थी, इसमें दुआरे हैं, तो इसमें मान लो कि भाई अपने गर्म जो जलवाष्प निकलती धुएं की तरह हो गई। इसके उदाहरण है अलास्का क्षेत्र यूएसए में। कौन से में? अलास्का क्षेत्र का यूएसए में कौन सा क्षेत्र? कटमई क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद हवाई हवाई दुहारा कहाँ है? न्यूजीलैंड में। और कोह सुल्तान दुहारा कहाँ है? ईरान। कोह सुल्तान हमने पीछे भी पढ़ा था। ठीक है, पोपा कोह सुल्तान दुहारा और ये। ठीक है, जिन धुआरों में गंधक की मात्रा निकलती है उन्हें क्या कहेंगे? सॉल्फ तारा कहते हैं। कहाँ है ये? इटली में। चलिए उसके बाद बात आई ज्वालामुखी के वितरण की। तो देखिए सबसे पहले है प्रशांत ज्वालावर्त। प्रशांत ज्वालावर्त, ठीक है, सर्वाधिक ज्वालामुखी प्लेट टकराने से होता है। इसके उदाहरण है नोवा राप्ता अलास्का, शास्ता रेनियर हुड कहाँ है? यूएसए में, पेराकुटिन मैक्सिको, कोटोपैक्सी चिम्बाराजी इक्वाडोर, माउंट इरेबस अंटार्कटिका। नाम पीछे हैं और ये सारे नाम हमने अभी अभी पीछे पढ़े थे। माउंट इरेबस, कोटोपैक्सी, चिम्बारोजे जो हमने हमारी सुषुप्त, मृत और सक्रिय ज्वालामुखी पढ़ी थी उसमें पढ़ी थी। देखिए प्रशांत ज्वालाव्रत, प्रशांत है और ज्वालाव्रत,
ज्वाला यानी कि अग्नि और व्रत यानी कि एक है, ठीक है। तो इसको हम प्रशांत ज्वालामुखी, अग्नि मेखला, पैसिफिक फायर रिंग या प्रशांत अग्नि वलय भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है कि इस महासागर की जो चारों ओर है वो सर्वाधिक ज्वालामुखी, यानी कि इस महासागर के चारों ओर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी हैं, तो वो कहाँ है, इसकी ओर, ठीक है। इसमें जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है वो कैसे होता है, प्लेटों के टकराने से होता है। टकराने का मतलब है कि अभिसरण हो रहा है। अपसरण में तो क्या होता है, देखो अभिसरण में तो क्या होता है ये, और अपसरण में क्या होता है, ये दूर दूर जाती हैं, ठीक है। अपसरण में क्या होता है, ये दूर दूर जा रही होती है, दूर दूर जा रही होती है। इसमें क्या होता है, ये पास पास आ रही होती है, ठीक है। तो जो प्रशांत ज्वालाव्रत है इसको हम कह सकते हैं कि इस महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी का वह क्षेत्र है जहाँ विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसमें जो उद्गार होता है वो कब होता है, तो प्लेटों की अभिसरण से होता है, ठीक है। इसके जो उदाहरण है उनको आप देखो, नोवा राब्ता, अलास्का, शास्ता, रेनियर और हुड तीनों कहाँ हैं, यूएसए में है। पैराकुटिन कहाँ है, मैक्सिको में। कोटोपेक्सी चिम्बारोजी इक्वाडोर में। माउंट इरेबस कहाँ है, अंटार्कटिका में, ठीक है। चलिए उसके बाद है मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य नाम हो गया, महाद्वीपीय पेटी हो गई, ठीक है। इससे पहले हमने जब मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात की थी ज्वालामुखी वितरण में, ठीक है, तो भूमध्य सागर की बात हो गई, ठीक है। तो देखिए विसुवियस, एटना इटली में हमने बात की थी, स्ट्रैम्बोला वैल्केनो इटली। विसुवियस, विसुवियस में हमने पढ़ा था सुषुप्त ज्वालामुखी में, सुषुप्त ज्वालामुखी में पढ़ा था। एटना, स्ट्रैम्बोली वैल्केनो इटली में, और सुल्तान देवबंद ईरान, माउंट पोपा म्यांमार, बैरन और नारकोंडम भारत। बैरन द्वीप हमने पीछे पढ़ा था, भारत में पढ़ा था कि भी भारत के जो लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा बैर कौन बांधते हैं, भारत के लोग। फिर हमने पढ़ा था कोटोपॉक्सी, स्ट्रॉम्बेली, एंटना, पिनाटुवो, हेक्ला, ऐसे करके पढ़े थे कुछ छोटे मोटे, ठीक है। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी, तो ये कहाँ है, जो आइसलैंड में हेक्ला पर्वत से और भूमध्य सागर होते हुए तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में म्यांमार होते हुए इंडोनेशिया में जो प्रशांत अग्नि मेखला जब मिल जाती है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मध्य महाद्वीपीय पेटी। इसमें निकलने वाली जो ज्वालामुखी है वो हमने पढ़ ली है। विसुवियस, एटना, स्ट्रैम्बोली वैल्केनो कहाँ है, हमारे इटली में। को सुल्तान देवबंद ईरान कहाँ है, ईरान में। माउंट पोपा म्यांमार में। बैरन नारकोंडम भारत में। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, ठीक है, तो अफ्रीका में मालावी झील। एशिया से मृत सागर, प्लेटो का अपसरण, किलीमंजारो, एल्गन, गुरुगान। अफ्रीका देखो यहाँ तो अभिसरण हुआ था, यानी कि वो आपस में एक दूसरे के पास आ रही थी। यहाँ क्या हो रहा है, अफ्रीका में अपसरण हो रहा है, ठीक है। तो अपसरण में क्या है कि अफ्रीका में मालावी झील, एशिया में मृत सागर से प्लेटो की अपसरण से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। किलीमंजारो, एल्गन, गुरुगान, अफ्रीका। उसके बाद है मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र, क्या है, आइसलैंड से और बोवेट द्वीप तक, कहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक है, आइसलैंड से बोवेट द्वीप तक और अटलांटिक महासागर के मध्य में। क्यों, कब होता है ये भी प्लेटो के अपसरण से होता है, यानी कि शुरू में प्लेटो का अभिसरण हो गया, बाद में प्लेटो का क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी। उसके बाद अंतरा प्लेट ज्वालामुखी या हॉट स्पॉट तप्त स्थल। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी प्रशांत प्लेट के मध्य में हवाई द्वीप की ज्वालामुखी, पश्चिम अफ्रीका में अफ्रीन प्लेट में कैमरिन ज्वालामुखी, ठीक है। समझेंगे कि इसमें देखिए कि प्लेट के मध्य में जो कमजोर भाग होता है जहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसे हम क्या कहेंगे, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, ठीक है। यानी कि प्रशांत प्लेट के मध्य में हवाई द्वीप ज्वालामुखी, इसके उदाहरण है पश्चिमी अफ्रीका में अफ्रीकन प्लेट और कैमरून ज्वालामुखी। ये मैंने इसके मतलब उदाहरण लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें उदाहरण वाली हैं। मेन जो परिभाषा होती है वो इतनी पूछी भी नहीं जाती है, और वो हम जब इतना पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे अपने आप याद रह जाती है। इसमें जो याद रहने वाली चीज़ें हैं कि अंतरा प्लेट ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है, तो प्रशांत प्लेट के मध्य में जो हवाई द्वीप है वहाँ जो ज्वालामुखी बनते हैं वो, और पश्चिम अफ्रीका में अफ्रीकन प्लेट में जो कैमरून ज्वालामुखी है वो किसके उदाहरण है, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी के उदाहरण है, ठीक है। अंतरा जो प्लेट ज्वालामुखी हॉटस्पॉट, इसको तप्त स्थल भी कह सकते हैं। तो इसकी जो परिभाषा वो मैंने आपको बता दी कि प्लेट के मध्य में कमजोर भाग जहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसको हम अंतरा प्लेट ज्वालामुखी कहेंगे, ठीक है। इसके ये दोनों उदाहरण है। मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र है, आइसलैंड के बोवेट द्वीप से अटलांटिक महासागर के मध्य में जब प्लेटों का क्या होता है, अपसरण,
ऊपर अभिसरण हुआ है, उसके अलावा नीचे अपसरण हुआ है तीनों में, ठीक है। इसके अफ्रीका की महान बर्फ घटी, तो अफ्रीका से मालावी झील से और एशिया में मृत सागर तक फैली है ज्वालामुखी का उद्गार प्लेटों के अपसरण से होता है, ठीक है। इसके जो उदाहरण है वो हमने देख लिए। देखिए ज्वालामुखी उत्पत्ति के कारण क्या होते हैं, प्लेटों में गति होना, पृथ्वी का आंतरिक भाग गर्म होना, रेडियो एक्टिव पदार्थों की ऊर्जा का जनन होना और आंतरिक भागों में गैस की उत्पत्ति होना, ठीक है। हर चीज के देखिए नेगेटिव पॉइंट, हर चीज के हम देखें तो दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक पहलू होता है, एक नकारात्मक पहलू होता है। चाहे आप अपने जीवन में देखिए और चाहे आप फिल्मी दुनिया में देखिए, है ना, तो हर टाइप के लोग हमें मिलेंगे, सकारात्मक लोग भी मिलेंगे, नकारात्मक लोग भी मिलेंगे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ भी इसके सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके ज्वालामुखी प्रभाव भी होते हैं। आप देखो हम कीड़े मकोड़ों को मारते हैं, दवाई छिड़कते हैं, लक्ष्मण रेखा फेरते हैं, क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये फालतू है, लेकिन ऐसा नहीं है, कि जो हमारा जैव मंडल बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं हमारे कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो इसके जो सकारात्मक प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव है, उनको आप अपने हिसाब से देख लेना। भाई सकारात्मक प्रभाव तो ये है कि जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना अपने पढ़ा था तो अपने देखा था उल्का पिंड से पता लगाया था। भाई उल्का पिंड और जो पृथ्वी है वो दोनों एक ही प्रकार के कणों से बने हुए हैं, इसलिए उसके हिसाब से आधार लगाया था। तो जब ज्वालामुखी से उद्गार होता है, और जब उद्गार होता है तो कोई जो पदार्थ निकलते हैं तो उनके आधार पर अपन पता लगा लेते हैं कि भाई इसकी आंतरिक संरचना कैसी होगी, ठीक है। क्रेटर झीलें, जैसे हमारे राजस्थान में भी एक झील है, क्रेटर झील, है ना, तो उनके आधार पर क्रेटर झीलों का निर्माण हो जाता है। क्रेटर कॉल्डेरा अपने पीछे पढ़ा है, आपको याद हो तो। बहिर्वेदी स्थलाकृतियाँ वो दो प्रकार की होती है, उसमें क्रेटर और कॉल्डेरा। दूसरी होती है अपने पास वो शंकु बनते हैं, जैसे लावा शंकु, परिपोषित शंकु, ठीक है, वो वाली थी। गौण स्थलाकृतियाँ हमने पढ़ी थी, एक तो ग्रेटर ग्लेशियर, दुआरे और ये तो, ठीक है। तो देखिए जैसे भी मतलब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो जो धातु खनिज होती है इनका पता चलता है, आंतरिक भाग में गैसें निरंतर निकलती है उनका पता चलता है, ठीक है। और जो नकारात्मक प्रभाव है उनका आपको पता ही है कि भाई वनस्पति जो होती है, जीव जंतु जो होते हैं उनका विनाश हो जाता है। मतलब इंसानों द्वारा जो हम कह सकते हैं कि चाहे इंसान भाई कहीं अगर वहाँ है तो जनहानि हो गई है, और इंसान दूर है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा विलंबित हो जाता है, और एक लंबे टाइम बाद में वहाँ के लोग वापस जाकर वहाँ पर बस पाते हैं, वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसकी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आप देख लें। अब हम करेंगे ज्वालामुखी और भूकंप के क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए ये शॉर्ट नोट्स हैं, इनको आप कैसे पढ़ते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जैसे चीज़ें समझ में आ रही है मैंने सिर्फ वो चीज़ें वैसे लिख रखी हैं, ठीक है। और एक मतलब खुद से पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है, और जब हम दूसरों से हमारी कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं तो कई बार थोड़ा बोला जाता है। तो देखिए आप सभी विद्वान हैं, और इतने महान मतलब विद्वान कह सकती हूँ मैं कि आप सबने ये खूब पढ़ रखा है। तो अगर कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो तो देखिए माफ़ करना, और सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं भी आपको लगता है कि ये चीज़ गलत लिखी है, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से लिखा है, और भूल होना एक मानवीय, गलती होना एक मानव की फितरत में होता है, उसके व्यवहार में होता है, कि जब तक इंसान गलती नहीं करेगा तो वो सीखेगा नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ठीक है, अगर जो भी कोई गलती होती है आप मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, जय बाबा बजरंगबली, बाबा आपका भला करे।